स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग अफसाने की तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है ना। चैप्टर नंबर 8 है इकबाल मजीद का सुकून की नींद अफसाना है। आपके 3 अफसाने आ रहे हैं, बलवंत सिंह का लम्हे, कुर्रतुलैन हैदर का फोटोग्राफर और उसके बाद इकबाल मजीद का सुकून की नींद। ठीक है, तो हम 2 अफसाने पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा तनकीदी मजमून और मकतूब निगारी भी पढ़ चुके हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सुकून की नींद के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा। पहले हम लोग इकबाल मजीद के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम अपना सबक का जो खुलासा है उसको पढ़ेंगे और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन भी देखेंगे और जो क्वेश्चन ऐसे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, और साथ में आंसर्स को भी पढ़ेंगे ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटा आज आपकी 21 तारीख हो चुकी है। इंशाल्लाह 27 में आप लोगों का पेपर है। उससे पहले चाहे मुझे दिन में 2 या 3 वीडियो अपलोड करना पड़े, इट्स ओके, मैं आपकी सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें और इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ बेटा मैंने आप लोगों के लिए एक वन शूट बहुत पहले ही अपलोड कर दिया। अगर आप लोग उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसमें ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस एक ही बार में कवर है, लेकिन ये है उसमें डिटेल स्टडी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर उसमें पढ़े गए हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। मोस्ट वेलकम है वहाँ पे भी आप लोगों का। चलिए तो हम लोग यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे इकबाल मजीद के बारे में। तो आपको पता है ये 1934 में पैदा हुए थे। क्योंकि आपसे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है कि भाई इकबाल मजीद के ऊपर आप एक शॉर्ट नोट लिखिए, उसका बाकायदा क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कराऊंगी, लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि आपके जो MCQs आ जाते हैं 20 मार्क्स के या 10 मार्क्स के, उसमें अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि भाई इनका पूरा नाम क्या था, या पूछ लिया जाएगा सुकून की नींद अफसाना जो है उसके अफसाना निगार कौन है ना। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है इकबाल मजीद ज़िला सीतापुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। MA लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। तालीम से फारिग होने के बाद कुछ अरसे तक स्कूल में पढ़ाते रहे। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। यानी कि इन्होंने, देखिए पता है कहाँ पैदा हुए, सीतापुर में पैदा हुए। ठीक है, सीतापुर में पैदा होने के बाद लखनऊ से MA किया, क्योंकि सीतापुर से पास सबसे क्या है, लखनऊ है। ठीक है, फिर तालीम से फारिग होकर स्कूल में उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, यानी टीचर बन गए। और उसके बाद रेडियो से जुड़ के ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत करने लगे। मुलाजमत के दौरान उन्हें कई शहरों में रहना पड़ा, यानी भाई आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से अलग अलग जगहों पे रहना पड़ता है। ठीक है, मालवा, कीपुर, फिजा ज़मीन, भोपाल उनकी मुलाजमत का आखिरी पड़ाव था। यानी सबसे आखिर में जो उन्होंने मुलाजमत की वो भोपाल में की। ठीक है, वो असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे से सबकदोश हुए। ठीक है, यानी कि उस ओहदे से वो रिटायर हुए हैं। बिलाखिर भोपाल में ही उन्होंने मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली, यानी हमेशा फिर वहीं रहने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने इधर उधर जाना नहीं चाहा। ठीक है, अच्छा बेटा क्योंकि ये आपकी शॉर्ट वीडियो है इसलिए मैं इसमें बहुत स्पीड में पढ़ाती हूँ, लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है यूट्यूब की सेटिंग में जाके, अगर आपको स्पीड तेज़ करनी है तो आप तेज़ कर सकते हैं, अगर कम करनी है तो आप कम कर सकते हैं, है ना। अब देखिए लिखा है इकबाल मजीद अहद जदीद के एक नामवर अफसाना निगार हैं, यानी कि वो अहद जदीद के हैं, आज़ादी के बाद के हैं। ठीक है, उन्होंने कई आला दर्जे के ड्रामे भी लिखे हैं। नमक और किसी दिन उनके 2 नावल हैं। ठीक है, उन्होंने ड्रामे भी लिखे हैं और 2 नावल के यहाँ नाम आपको दिए गए। एक का नाम नमक है, दूसरे का नाम किसी दिन है। ठीक है, 2 भीगे हुए लोग, एक खलीफा बयान, शहर बदनमी नसीब और तमाशागर उनके अफसानों के मजमू हैं। ये उनके कुछ अफसानों के मजमू हैं। इसके बाद कहते हैं इकबाल मजीद का ताल्लुक उस नस्ल से है जो 1955 और 60 के बाद परवान चढ़ी, है ना, यानी ये आज़ादी के बाद के हैं। इकबाल मजीद ने नए तर्ज के कई अफसाने भी लिखे, जिनमें आज के इंसान की दाखिली और रूहानी उलझनों को मौजू बनाया गया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। यानी देखिए हर ज़माने में कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट मौजू होता है जिसके ऊपर शायर या अदीब जो है गुफ्तगू करते हैं, यानी वो बात करते हैं या अपनी राइटिंग्स को लिखते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो है वो सबसे ज़्यादा आपको पता है लोग आजकल सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, है ना। यूट्यूब पे भी यही हाल है, ख़ुद को पढ़ना चाहे ना आता हो, लेकिन भाई क्या है कि भाई यूट्यूब से उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है और उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं इस तरह से उसे गलत सलत पढ़ा के,
है ना। तो क्या है कि आजकल का जो इंसान है वो पैसे के पीछे भाग रहा है और पैसे के चलते वो अपनी जो ज़िंदगी का सुकून है, जो एक अमन है, अपने रिश्तेदारों से मिलना, है ना, सबसे मोहब्बत से अखलाक से पेश आना, ये सब चीज़ें उसने खो दी हैं। और जब ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा तो इंसान अपने आप चिड़चिड़ा हो जाएगा, बदतमीज़ हो जाएगा, ज़बान दराज हो जाएगा, है ना। तो इन्होंने उसी चीज़ को अपना मौजू बनाया है कि आजकल इंसान की क्या उलझनें हैं। ठीक है, लिखते हैं, अफ़सानवी तकनीक में भी उन्होंने बाज़ अहम तजुर्बे किए हैं, ताहम कहानी में कहानीपन के उनसुर को उन्होंने बरकरार रखा। यानी ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हकीकत दिखाते-दिखाते कड़वे हो जाएँ। इसका मतलब ये है कि वो हकीकत भी दिखाते हैं लेकिन कहानीपन भी उसमें बाकी रखते हैं, है ना? ऐसा ना हो कि आप बोर होने लगें। लिखते हैं, इक़बाल मजीद ने अपने अफ़सानों, ड्रामों और नॉवलों में सियासी और समाजी शऊर के साथ-साथ नफ़सियाती बसीरत से भी बखूबी काम लिया है। यानी सिर्फ़ उन्होंने सियासत और समाज इसी से काम नहीं लिया, बल्कि इंसान की जो नफ़सियात है ना, उसकी जो हम कह सकते हैं थिंकिंग है, जो वो सोचता है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसका भी उन्होंने खूब अच्छे से एक इस्तेमाल किया है अपने अफ़सानों में। लिखते हैं, जदीद उर्दू अफ़साने की तारीख़ में इक़बाल मजीद का एक नुमाया मुकाम है। ठीक, चलिए अब इक़बाल मजीद के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद ये इनका अफ़साना है सुकून की नींद। सुकून की नींद अफ़साना डिटेल में हम लोग फिर कभी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, इस अफ़साने का ख़ुलासा पढ़ेंगे कि दरअसल ये इस अफ़साने में है क्या। और उसके बाद इसके जो आपको यहाँ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, 2 देखिए यहाँ दिए गए हैं, इसके अलावा 3-4 ये हैं, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन आंसर हैं। ये क्वेश्चन आंसर करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाले हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। अब देखिए सब्र का खुलासा क्या कहता है। इक़बाल मजीद का अफ़साना सुकून की नींद आज के इंसान का अलमिया है। यानी इंसान का एक तरह से हकीकत को बयान कर रहा है। अलमिया का मतलब होता है गम से भरा हुआ, या हम कह सकते हो उसका अक्कास। ठीक है, चलिए देखते हैं, जो दौलत के पीछे अंधाधुंध भाग रहा है और दौलत पाने के लिए वो अपना सुकून, सेहत, इख्लाक, खुलूस और आम इंसानी हमदर्दी से दूर होता जा रहा है। यानी इंसान दौलत के पीछे इस तरह पागल हो चुका है कि उसे अपना सुकून और अपनी सेहत की तो फ़िक्र है ही नहीं। इसके अलावा उसने अपना इख़लाक़, खुलूस, कि हम किसी से प्यार से, मोहब्बत से बात करें, और इसके अलावा जो इंसान के अंदर इंसानियत होती है कि एक सामने इंसान अगर बीमार है, चाहे वो हमारा रिश्तेदार है या दोस्त है या नहीं भी है, एक आम इंसान है जिसे हम नहीं जानते, फिर भी हमारे लिए हमारे दिल में उसके लिए हमदर्दी आ जाती है कि चलो अच्छा, चलो इसे ले चलते हैं, है ना। लेकिन आज का इंसान इतना ज़्यादा पैसे कमाने में मसरूफ़ हो गया है कि उसको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं, ऐसे ही इंसान की हालात को इक़बाल मजीद ने दास्तानों और क़िस्सों के अंदाज में एक दास्तान गो की तरह बयान किया है। लिखते हैं, ये कहानी एक मुल्क के हवा के बादशाह की है। ठीक है, यानी एक मुल्क है जिसका नाम हवा है, वहाँ के बादशाह की है, जो मरते वक्त अपने जवान बेटे को ये वसीयत करता है कि बेटा अपने महल के सारे कमरे खोलना, ठीक है, मगर वो ताला कभी मत खोलना जो एक सुरंग के दरवाजे पर लगा हुआ है, क्योंकि इस सुरंग में आग, पानी, मिट्टी और हवा जो है वो क्या है, एक साथ कैद हैं, चारों चीज़ें। बादशाह के इंतकाल के बाद शहजादे से रहा ना गया और आखिरकार उसने वो दरवाज़ा खोल ही दिया। आपको भी पता है और हमें भी पता है, जब हमसे कोई काम करने को मना किया जाता है तो हम वो काम सबसे पहले करते हैं, है ना। अब शहजादे ने बाकी कमरे के दरवाजे नहीं खोले होंगे, लेकिन वो सुरंग वाला दरवाज़ा उसने सबसे पहले खोला होगा जाके, है ना, और उसमें दाखिल हो गया, खोला और दाखिल हो गया, जहाँ उसे 2 तरह के आदमी मिले, एक वो जो जी रहे थे और दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे। यानी उसने वहाँ कितने लोगों से मिले, 2 तरह के लोग मिले, एक वो जो बड़े सुकून से जी रहे थे और दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे। जब उसने सबब मालूम किया, सबब मतलब वजह, जब उसने वजह मालूम करी तो उसे पता चला कि इस मुल्क में वही जी सकता है जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, क्योंकि वहाँ हवाओं के बजाय सारी ज़रूरतें पैसे से ही पूरी की जाती हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पे हर चीज़ को ख़रीदना पड़ता है ना। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको फ्री में मिल जाए। हर चीज़ का आप देखिए, अगर आप देखें तो दिल्ली में भी पानी से लेके A to Z हर चीज़ आपको ख़रीदनी ही ख़रीदनी है ना। सिर्फ हम कह सकते हैं एक हवा ही है जो अभी तक हमारे पास फ्री में है, अदरवाइज़ पानी, बिजली, हर चीज़ हम लोग ख़रीद रहे हैं। ये अलग बात है कि भाई सियासी जो लीडर हैं हमारे, वो कहीं कंसेशन कर रहे हैं, कहीं फ्री में दे रहे हैं, वो अलग चीज़ है, अदरवाइज़ हमें सब कुछ ख़रीदना ही पड़ रहा है ना।
लिखते हैं, शहजादे ने दुआ मांगी और हवा की देवी को बुलाया। जब हवा की देवी आई तो उसने कहा कि वो उन सबको रुपए पैसे से मालामाल कर दे ताकि वो सब आराम और सुकून से रह सके। अब शहजादे ने हवा की देवी को बुलाया और कहा कि भाई देवी, आप एक काम कीजिए, सबको पैसे इतने दे दीजिए कि सब लोग सुकून से रह सकें, कोई भी गरीब ना हो। देवी ने शहजादे की बात मान ली और ऐसे ही किया जैसा उसने कहा। ठीक है, फिर क्या था, दूसरे दिन से उस मुल्क के लोग जब सोकर उठते तो देखा कि उनके तकियों के नीचे 2-2 लाख रुपए रखे होते थे। ठीक है, यानी हवा की देवी ने क्या किया कि भाई आप रात में जब सोगे और सुबह उठोगी तो आपके तकिए के नीचे आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब जब पैसे मिलने लगे तो इससे क्या हुआ, हर कोई अमीर हो गया। तो लिखते हर एक आदमी मालदार बन गया। अब ठीक है, अब मालदार बन गया तो अब क्या हुआ, अब मजदूरों ने काम करना छोड़ दिया था, कारखाने बंद होने लगे। भाई मजदूर काम नहीं करेंगे तो कारखाने से कैसे चलेंगे। ठीक है, सामान, अब जब कारखाने नहीं चलेंगे तो सामान नहीं होगा, तो सामान तो चाहिए चाहिए, तो वो दूसरे मुल्कों से आने लगा। अब जब दूसरे मुल्क के लोगों को पता चला कि भाई यहाँ के लोग जो हैं बाहर से सामान मंगा रहे हैं, तो देखो ये लिखा है ना, मुल्क के लोग बेकार हो गए। अब कोई काम नहीं, क्योंकि सब पैसे वाले हैं तो कोई काम क्यों करे। ठीक है, अब बाहर के मुल्कों से जब चीज़ें मंगाना शुरू कर दी तो उनको भी पता चला अच्छा तुम लोग काम नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने भी चीज़ें महंगी कर दी, है ना। हुकूमत के होश उड़ गए। हुकूमत ने दानिश्वरों को क्या किया, जमा किया और मुबाहिसा, बहस और मुबाहिसा कराया, यानी कि डिबेट करवाई कि भाई डिस्कशन करो, डिबेट करो, पता करो कि इसका कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए। आखिर ये तय पाया कि देवी ने ये शर्त लगाई थी कि रात को जो सोएगा उसको ही तकिए के नीचे 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर हम लोगों को रात में सोने ही ना दें तो पैसे मिलेंगे नहीं, इसका मतलब लोगों को, है ना। तो हुकूमत ने मुल्क के साइंसदानों, यानी जो आपके साइंटिस्ट थे, उनसे ऐसी दवा ईजाद करने को कहा कि जो लोगों की रातों की नींद छीन ले। ठीक है, और साइंसदानों ने ऐसी दवा ईजाद भी कर ली। फिर क्या था, ये दवा जबरन आधी से ज़्यादा आबादी को पिला दी गई, यानी ज़बरदस्ती सबको पिला दी गई, आधी से ज़्यादा आबादी को। बस फिर क्या था, उन लोगों ने रात में सोना छोड़ दिया और यूं हुकूमत का एक बड़ा मुफलिस तबका तैयार हो गया। ठीक है ना। अब वो दवा पी ली उन लोगों ने, उन्हें रात में नींद नहीं आई। अब रात में नींद नहीं आएगी तो सोएंगे नहीं तो तकिए के नीचे पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो वो गरीब हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, हुकूमत के लोग आराम से सोते थे और उन्हें सुबह 2 लाख रुपए मिल जाते थे। वो लोग खुश थे कि जब चाहे दवा का इंजेक्शन लगाकर किसी को भी कंगाल बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या था कि हुकूमत के जो लोग थे उनके पास तो पैसा था और इंजेक्शन था, तो वो किसी को भी इंजेक्शन लगा देते थे, दवा पिला देते थे और कंगाल कर लेते थे। ठीक है ना। आगे लिखते हैं, लेकिन दवा ने अपना असर दिखाया कि मुल्क की आधी आबादी के खून में ये बात पैदा हो गई कि वो जिसे काट ले तो वो इंसान तड़पे बगैर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी अब भाई कोई भी दवाई हो उसका साइड इफ़ेक्ट भी तो होता है, तो अभी इस दवा का साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि अगर वो किसी सही आदमी को काट लेंगे तो सही आदमी क्या है, बिना तड़पे ही मर जाएगा। अमीर खौफ की वजह से रातों को जागने लगे। अब अमीरों को ये खौफ था तो वो रातों में जगने लगे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा इंजेक्शन वाला आदमी आके हमें काट ले और हम इस तरह से मर जाएं, है ना। वो जगने लगे। अब दोनों लोग रातों में जगने लगे। तो अब कहते हैं अंजाम ये हुआ कि बरसों के बाद जब शहजादा उस मुल्क से गुजरा तो उसने देखा कि उस मुल्क के लोग खुदा से दुआ मांग रहे हैं कि हमारा सब कुछ छीन ले। ठीक है, और उसके बदले हमें 2 पल सुकून से सो लेने के लिए नींद दे दे। ठीक है ना। तो क्या मतलब है कि इंसान एक वक्त ऐसा आएगा जब वो पैसे कमा के थक चुकेगा, है ना, और फिर वो ज़िंदगी में ये चाहेगा कि बस हमें सुकून मिल जाए किसी सूरत से। ठीक है, तो ये थी हमारे छोटा सा अफसाने की स्टोरी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आ जाइए तो देखिए यहाँ आपको सवाल जवाब दिए गए हैं। तो पहला सवाल जो आपको लिखा है, शहजादे ने मुल्क के हवा में क्या देखा। तो आपने पता है कि उसने सुरंग में दाखिल होने पर यह देखा था कि उस दुनिया में 2 तरह के लोग थे, एक वो जो जी रहे थे और दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे। दूसरा सवाल, शहजादे ने हवा की देवी से क्या सिफारिश करी। ये देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो लिखा है शहजादे ने हवा की देवी से ये दुआ मांगी थी कि इस मुल्क के परेशानियों को क्या है दूर कर दे और जितने भी परेशान लोग हैं उन सबको मालामाल कर दे ताकि वो आराम और सुकून से रह सकें। अगला है 2 लाख रुपए मिलने के बाद लोगों के तर्ज ज़िंदगी में क्या फ़र्क पैदा हुआ, यानी उनकी ज़िंदगी जो थी उसका ट्रैक किस तरह से चेंज हुआ, क्या उसमें चेंजेस आए।
तो आपको पता है कि 2 लाख रुपए मिलने के बाद उन सब ने काम करना छोड़ दिया था, है ना। और मज़दूर जो है वो अमीर होते चले गए थे, मज़दूरों ने मज़दूरी करना छोड़ दी थी, कारखाने बंद हो गए थे, इंजीनियर साइंटिस्ट सब लोग क्या है, सब लोग करोड़पति बन गए थे, सबके पास पैसा ही पैसा आ गया था, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप इसे लिख लेंगे। अगला सवाल है, साइंसदानों ने क्या दवा ईजाद की और क्यों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपरों में देखने को मिला है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। वैसे सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है कि उन्होंने दवा ऐसी ईजाद की थी जिससे लोगों की रात की नींद छिन जाए, ताकि वो लोग रात में सोए ना, और जब वो लोग सोएंगे नहीं तो क्या है, उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो अपना काम दोबारा से करना शुरू कर देंगे। अगला सवाल लिखा है, लोगों पर नींद के इंजेक्शन का क्या असर हुआ? तो जिन लोगों को नींद के इंजेक्शन लगे थे उनका असर ये हुआ कि अगर वो किसी आदमी को काट लें तो वो तड़पे बगैर ही मर जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है, दौलतमंदों ने आखिर में खुदा से क्या दुआ मांगी? तो आपको पता है दौलतमंद लोगों ने खुदा से ये दुआ मांगी कि आय अल्लाह, तू हमसे सब कुछ छीन ले, बस हमें उसके बदले 2 पल सुकून की नींद दे दे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर था, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आप लोग से कह लीजिए रिक्वेस्ट है, या कह लीजिए कि एक मैम होने के नाते ऑर्डर है कि प्लीज़ आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बेटा 12th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है। उर्दू के इतने टीचर्स नहीं हैं जो आपको 12th क्लास में एक एक चीज़ कंप्लीट करवाएं, है ना। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके नंबर अच्छे हैं, क्योंकि बोर्ड में 12th में बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अगर आपके उर्दू में मार्क्स कम होते हैं तो ओवरऑल परसेंटेज भी आपकी गिर जाती है ना। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और ग्रामर का बेटा ऐसा है कि जो पुरानी वीडियो अपलोड है ना ग्रामर की, आप उनसे हेल्प ले लीजिए, क्योंकि अगर मैं अब ग्रामर की वीडियो बनाने बैठ जाऊंगी तो फिर आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए ग्रामर आप लोग पिछली ही पढ़ लीजिए, सिलेबस मैं यहाँ आपको कवर करवा देती हूँ। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।